मार्केट्स बर्बाद हो गई, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई। एक ही दिन के अंदर नैस्डैक ने $2 ट्रिलियन का कैपिटल वाइप आउट कर दिया। बिटकॉइन $60,000 से $50,000 पे आ गया है। और जापान की स्टॉक मार्केट ने 30 साल के अंदर अपना रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें एक दिन के अंदर उसने सबसे ज्यादा ड्रॉप दिखाया है। इसके अलावा जो है यूएसए रिसेशन में जाने लगा है, पूरी दुनिया मंदी में जाने लगी है। ये सारी चीजें जो हैं आपको मीडिया पे नजर आ रही होंगी। जितनी भी न्यूज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है कि स्टॉक मार्केट इतने पॉइंट्स गिर गई है, वो तो सारी सच है। लेकिन क्या यूएसए वाकई में रिसेशन में जाने लगा है, या फिर पूरी दुनिया के अंदर एक मंदी का माहौल पैदा होने लगा है? आज हम इस वीडियो के अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए ने रिसेंटली, जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का चेयरमैन है पॉवल पॉवल साहब ने बेसिकली ये कहा है कि एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन नहीं किया। और पूरी दुनिया ये देख रही थी कि ये इंटरेस्ट रेट को नीचे करेंगे तो मार्केट्स के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो वो क्यों नहीं किया? यूएसए क्या मजबूर हुआ है कि कौन कौन सी पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं कर रहा? तो इसको भी आज हम डिटेल में कहते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रेजेंटेशन। चलिए जी, बात करते हैं स्टॉक मार्केट मेल्टडाउन की। 2024 के अंदर जो हमारा इस दफा स्टॉक मार्केट का मेल्टडाउन आया है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स मार्केट गिरी है। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी ज्यादा तेजी से आप नीचे गिरेगी। तो कौन से फैक्टर्स इसकी तरफ इसके रीजन बने हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले पहले हम थोड़ा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं बात करूंगा उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड को समझना ज्यादा जरूरी है। इसमें वी विल मूव ऑन टू वर्ड्स इकोनॉमी साइकिल के। आप किसी भी टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस साइकिल के अंदर लाई इस टाइम कर रहे हो। इसके अलावा जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में बात करते हैं। ये वो टूल है जो कि डेवलप्ड मार्केट्स यूज करती हैं जब इंटरेस्ट रेट्स आपके दुनिया के अंदर काम नहीं आ रहे थे। फॉर ऑल दस पीपल जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, अगर उनको इंटरेस्ट रेट का नहीं पता या क्वांटिटेटिव ईजिंग का नहीं पता, तो इसमें हमारे पास सिंपल वीडियोस भी ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, जिसमें आप बड़े इजीली देख सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश फिर भी करूंगा इसको हल्का फुल्का सा थोड़ा सा आपको डिफाइन करने के लिए इजी वर्ड्स के। खैर, मूविंग ऑन टुवर्ड्स मैग्निफिसेंट सेवन, तो ये हम बात करेंगे कि अभी जो आपकी नैस्डैक बहुत जबरदस्त परफॉर्म करी थी, या S&P 500 बहुत जबरदस्त परफॉर्म करी थी, तो इसके बैक एंड पे ये 7 बड़ी कंपनीज हैं जो मैग्निफिसेंट सेवन भी कहलाती हैं इन अमेरिका, जिसके अंदर आपका एप्पल मौजूद है, अमेजोन है, एनवीडिया है, गूगल है, मेटा है, टेस्ला है। ये सारी कंपनी जो है ये आपके सेवन मैग्निफिसेंट सेवन में आती हैं। इसके बाद द ग्रेट रोटेशन। सो ग्रेट रोटेशन अगेन, ये आजकल जो है ये हो रहा था, सिनेरियो बिल्ड हो रहा था कि आपके जो पैसा था वो बड़ी कंपनी से निकल के स्मॉल कंपनीज में आने लगा था। लेकिन और आते आते हुआ ये कि एकदम से स्टेटमेंट बदल गई रिजर्व बैंक की, और मार्केट्स एकदम से नीचे आई। तो ये भी हम देखते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो क्या बनने लगा था और क्या एक्सपेक्टेड था, और हुआ कुछ और। खैर, उसके बाद हम चलते हैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर्सेस जीडीपी। तो ये दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो आपको इकोनॉमी का बताते हैं कि इकोनॉमी कहां जाने लगी है। तो ये चीज को यहां पे बहुत समझने की जरूरत है। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको पहले से बता सकती है कि स्टॉक मार्केट आपकी कहां जाएगी या इकोनॉमी आपकी कहां जा सकती है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी अच्छी रहेगी तभी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी। तो जो इकोनॉमी के देखने का क्राइटेरिया होता है वो है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। एंड लास्ट, बहुत ज्यादा ये भी कहा जा रहा है कि जापान ने रिसेंटली अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है। उसके इंटरेस्ट रेट हाइक करने की वजह से जो है पूरी दुनिया जापान के जो बैंक्स है उधर पैसे डाल रही है, और जापानीज येन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। तो इसमें कुछ बात में सच्चाई भी है, लेकिन इसमें ये बेसिकली इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, उस कैरी ट्रेड और हॉट मनी, एक दो वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्या जापान की वजह से ही पूरी दुनिया के अंदर स्लो डाउन आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और सबसे पहले जो है इकोनॉमी साइकिल को हम पढ़ लेते हैं। ये मेरी कुछ वीडियोस के अंदर मैं पहले भी कई दफा इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इस वीडियो के लिए खासतौर पे दोबारा से हमें करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हम ओवरऑल जब इकोनॉमी साइकिल को समझ रहे हैं तो आगे क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज कि इकोनॉमी एक हमारी कोई भी इकोनॉमी ले लें, कोई भी कंट्री ले लें, वहां पे अगर स्लो डाउन चल रहा है, लोगों के कारोबार ना चल रहे हो, और आपने देखा पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा कारोबार में मंदी वगैरह भी थी, काफी स्ट्रक्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी थी। तो इस सिचुएशन के अंदर लेट्स सपोज किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो कोशिश करती है कि आपकी इस इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। बूस्ट करने के क्या तरीके हैं कि आप शरह सूद या इंटरेस्ट रेट को कम कर दें।
इंटरेस्ट रेट या शरह सूद उस बेसिकली नंबर को कहा जाता है, या उस परसेंटेज को कहा जाता है जो कि बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेशन जो है बैंक से जाके उन रेट के ऊपर लोन लेती है और उसके बाद अपनी प्रोडक्शन करती है। लेट्स सपोज अगर आपका रेट 20% है, 20% इंटरेस्ट रेट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए रेस करने हैं किसी बैंक से और अपने कारोबार में लगाने हैं, तो आपको 1 साल के बाद 20 रुपए बैंक को वापस करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप कारोबार करोगे वो आपका बेसिकली अपनी प्रोडक्शन होगी या आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा आप समझ सकते हैं उतना ही एक कंपनी को या कॉर्पोरेशन को फायदा होगा। तो जब इंटरेस्ट रेट को नीचे किया जाता है, इकोनॉमी स्लो होती है, इंटरेस्ट रेट को नीचे नीचे करने से क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, वो लोन लेंगी, सस्ते में उनको बैंक से लोन मिलेगा, वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस ग्रो होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आम कंज्यूमर या आम मजदूर के पास भी पैसा आएगा। जब उसके पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, खर्च करेगा, गाड़ी पे खर्चा कर सकता है, लग्जरी आइटम्स पे कर सकता है, गाड़ी पे कर सकता है, बाइक्स खरीद सकता है, घर बना सकता है। घर बनाने से सीमेंट के रेट ऊपर जा सकते हैं, स्टील के रेट ऊपर जा सकते हैं, इवन कपड़ा जो आप पहनते हैं उसके रेट ऊपर जा सकते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसके साथ आपकी हल्की हल्की सी महंगाई भी ऊपर जाना शुरू होती है। अब सब आप समझ रहे हैं ना कि महंगाई कब ऊपर जाती है, जब बिजनेसेस कुछ अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं ना, ऑयल महंगा हो गया, या आप कहते हो कि बिजली के रेट्स ऊपर चले गए, तो भाई बिजली बेचने वाली भी कुछ कंपनीज हैं, ऑयल बेचने वाली भी कंपनीज हैं, जाहिर सी बात है उन कंपनीज को तो फायदा हो रहा होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब आप स्पेंड ज्यादा कर रहे होते हैं आपका इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा ऊपर जाने लग जाती है। जब महंगाई ज्यादा ऊपर जाएगी तो सेंट्रल बैंक ये देख रहा होता है कि हम एक टारगेट रेंज के अंदर अपनी महंगाई को रोकें। जैसे पाकिस्तान के अंदर 5 to 7% इस टारगेट रेंज, और अमेरिका के अंदर 2% टारगेट रेंज है। अगर इससे ज्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाए तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, मुदाखलत करती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। अच्छा चलें, अब हम वो उस फेज में आ गए जहां हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन भी ऊपर आ गई। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा ताकि वो महंगाई जो है वो किसी तरीके से कम हो। वो कैसे कम होगी कि कंपनीज जो हैं जब ये देखेंगी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऊपर चला गया, शरह सूद ऊपर चला गया, तो वो लोन नहीं लेंगी या कम कम लेंगी, या प्रोडक्शन को अपने आहिस्ता कर देंगी। जब प्रोडक्शन आहिस्ता होगी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हल्की हल्की ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी। जब ग्रोथ कम होगी तो आपकी क्या होगी, इन्फ्लेशन भी कम होगी। जब महंगाई अगर आपकी कम हो जाए तो आप दोबारा से इकोनॉमी साइकिल में वहीं पे आ जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन नीचे होगी। तो दोबारा से हम कहां से स्टार्ट किया था हमने, जहां इकोनॉमी आपकी बिल्कुल स्लो थी और आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे थी और उस पर बूस्ट चाहिए था। तो अगेन ये क्या होता है कि दोबारा से सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे करके इकोनॉमी को बूस्ट करेगी और इकोनॉमी साइकिल हमारा ये चलता रहता है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ओवरऑल आप किस साइकिल में हो और क्या चीज रिक्वायर्ड है। खैर हम आगे जाके भी दिखाता हूं मैं आपको इकोनॉमी साइकिल अमेरिका की किस सिचुएशन में थी और क्या किस चीज की इस टाइम पे जरूरत है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव ईजिंग, तो ये अगेन दिस इज वन मोर प्रिंसिपल, ये एक ऐसा पॉलिसी टूल है जो डेवलप मार्केट यूज करती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट वगैरह तो आपको नजर आता है बहुत ऊपर है, 22% है, 20% है, थोड़ा सा भी नीचे कर दो 19, आजकल 19 है, 15 के पास ले आए या 12 के पास ले आएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होंगी, वो लोन लेंगी और अपना कारोबार चला लेंगी। लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि डेवलप कंट्रीज जो होते हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट पहले ही बहुत नीचे होता है। तो जितना नीचे होगा तो जाहिर सी बात है बड़ी कंपनीज जो हैं वो सस्ते में तो लोन ले रही होंगी। लेकिन अगर इन केस अगर ऐसा हो कि इंटरेस्ट रेट भी आपका नीचे हो और इकोनॉमी भी ना चल रही हो, तो फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। ठीक है ना, जैसे कि 2% अगर इंटरेस्ट रेट था पहले और अब नीचे कर दिया, 1% भी कर लिया, तो 2% इट्स अ वेरी नॉट अ बिग नंबर। और अगर 1% भी कर लिया वो भी बड़ा नंबर नहीं है। तो फिर भी अगर इकोनॉमी ना चले तो सेंट्रल बैंक ने एक ये टूल यूज किया, दिस इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। वो क्या करते हैं कि एक प्रिंटिंग ऑफ मनी कर देते हैं, पैसों को छाप देते हैं और उसको एक आउट ऑफ थिन एयर, ठीक है, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी एसेट के, थिन एयर में वो प्रिंटिंग कर दी और जाके उसी प्रिंटिंग मनी से एसेट्स जो होते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं या टी बिल्स होते हैं या कोई ऐसी एसेट क्लास होती है जो कि बहुत ट्रबल क्रिएट कर रही हो, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस में होम बैक्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी, तो उनको सेंट्रल बैंक ने खरीद दिया था। ये वो इसलिए खरीदते हैं कि वो कुछ ऐसे मसले मसाइल अगर मार्केट में उनको नजर आ रहे हो जिसकी वजह से लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाए, तो लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए जब आप प्रिंटिंग ऑफ मनी करोगे तो मार्केट के अंदर आप क्या कर रहे हो, पैसा फेंक रहे हो, ठीक है, और उसके बदले में एसेट्स ले रहे हो। जब पैसा फेंका जाएगा था तो मार्केट में एक जो पैनिक क्रिएट हो सकता है, जब मसला आ सकता है वो रुक जाएगा
और उसके रिस्पॉन्स में आपकी जो मार्केट्स हैं थोड़ी सी स्टेबल हो जाएंगी और आपको नजर आएगा स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करती है। तो आगे जाके मैं इसकी भी आपको लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये होती है क्वांटिटेटिव ईजिंग, लेकिन ये कब की जाती है? जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे करने से इकोनॉमी ना परफॉर्म करे। क्लियर हो गया? अच्छा, मूविंग ऑन टू इसके एग्जांपल्स भी कुछ हैं, ये आप पढ़ भी सकते हो। जैसे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी की मैंने बात की, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने वही बात की है। अच्छा, इसको खत्म करने का भी एक तरीकेकार होता है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जाती है। ये वो होता है कि जैसे लेट्स सपोज अभी हालात मार्केट के खराब थे और सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से एसेट्स तो खरीद लिए, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि जब आपके हालात अच्छे हो जाएंगे तो आपके जो एसेट्स हमने खरीदे थे आप हमसे वो वापस खरीदोगे, ठीक है? चाहे वो नीचे आ गए, रेट्स उसके गिर गए हैं, जो भी है वो आप उनको वापस करते हैं। और जब वापस करने का जो अमल दखल होता है, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। और ये तब किया जाता है जब मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है। क्लियर हो गया? चले अब इससे आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल मैं क्वांटिटेटिव ईजिंग और इकोनॉमी साइकिल की आगे यूएसए की दफा देता हूं, लेकिन अभी हम मैग्निफिसेंट 7 पे आते हैं। सो सबसे बड़ी जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं हमारी, एप्पल है, अमेजोन है, एनवीडिया है, मेटा है, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला। अच्छा भाई, इनके अगर परसेंटेज वाइज देखी जाए तो ये 7 कंपनीज जो हैं, ये ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर 30% का वेटेज रखती है। इसके अलावा जो बाकी आपकी 90, आप कह लो कि 93 कंपनी नास्डैक के अंदर जो बाकी हैं, और इवन S&P 500 के अंदर भी जो आपकी रेस्ट ऑफ जो 490 कंपनीज हैं वो बहुत कम वेटेज रखती हैं। तो जितना भी आपने पिछले 1-1.5 साल के अंदर परफॉर्मेंस देखी, वो ज्यादातर क्या थी कि S&P 500 आपको नजर आएगा 50% ऊपर गया था, जो कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% की एवरेज S&P की बनती है। और ये जो मूवमेंट थी ये अनयूजुअल थी। अब ये अनयूजुअल क्यों थी? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, आपने सबने सुना होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंटरेस्ट जो है हर बंदे के जेन में बैठा हुआ था कि ये कंपनीज बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगी। तो इन्हीं कंपनीज के अंदर पैसा आना शुरू हो गया, और वो पैसा इतना आया कि इन इन ऑन एवरेज ये सारी कंपनीज ने तकरीबन 75% परफॉर्म किया, विच वॉज अगेन एक्सेप्शनल। और अगर इनको बाकी स्टॉक्स की निस्बत देखा जाए तो इन्होंने इतना ज्यादा परफॉर्म, बाकी कंपनीज ने इतना परफॉर्म नहीं किया, इन 7 ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। अच्छा, रिजल्ट्स वाइज देखा जाए तो रिजल्ट्स में आई यूज दिस गूगल की रिजल्ट। सो ओवरऑल रिजल्ट्स में कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो रेवेन्यू भी जैसे गूगल का बढ़ता जा रहा है, नेट इनकम भी इनका बहुत जबरदत आ रहा है, ईपीएस आप देख सकते हो ये भी इंक्रीज कर रही है, और उसके अलावा कैश की पोजीशन भी गूगल की बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी इन 7 के अंदर आपको सेलिंग नजर आई है, और नैस्डैक भी बहुत तेजी से गिरा, S&P 500 भी बहुत तेजी से गिरा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ये जो 31 जुलाई को जो स्टेटमेंट जारी की है फेडरल रिजर्व बैंक के अमेरिका ने, उससे पहले पहले अगर देखा जाए तो हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि आपकी 7 कंपनी से पैसा निकल के स्मॉल कंपनीज के अंदर जा रहा था। जो रसल 2000 का एक इंडेक्स है अमेरिका का, जो टॉप 2000 कंपनीज का इंडेक्स चलाता है, वहां पे सारा पैसा आना शुरू हो गया था। अगर आप यहां पे देखो तो ये जून के पीरियड के अंदर ये मार्केट S&P 500 के नीचे गिरी है। ऑन दी अदर हैंड रसल 2000 के स्टॉक्स जो है इंडेक्स, वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से भी हम थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 1.5-2 साल पहले अगर आप यहाँ पे देखें, S&P 500 ऑल टाइम हाईज बना रही थी, लेकिन रसल 2000 के अंदर जो कंपनीज हैं वो ऑल टाइम हाई नहीं बना रही थी। इसका मतलब ये है कि आपकी सिर्फ बड़ी कंपनीज ही ज्यादा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अब टाइम ये आ रहा था कि बड़ी कंपनी से पैसा निकल के छोटी कंपनीज में जाने लगा था। और उसकी रीजन क्या थी? इसकी रीजन ये थी, और इसको जो बाकी मीडिया कहती है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेट रोटेशन। रोटेशन क्या है कि आने वाले वक्त में हर एनालिस्ट ये समझ रहा था कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है ये नीचे गिरेंगे, और शरह सूद जो है, जैसे पूरी दुनिया, बाकी दुनिया इंटरेस्ट रेट नीचे गिरा रही है, तो अमेरिका भी यही काम करेगा, इंटरेस्ट रेट को नीचे गिराएगा। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिरेंगे तो जो छोटी कंपनीज जो है, वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा कर्जा लेने वाली कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज होती हैं, तो उनको बार बार कर्जा लेना होता है, और उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। बेनिफिशियल होगा तो वहां से क्या करेंगे, वो पैसे लेंगे और अपने कारोबार में डाल के प्रोडक्शन की इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी चीज आप समझो कि ये पैसा वहां से आ क्यों रहा था? पैसा इसलिए आ रहा था कि यहाँ पे अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रेट जो है आपका ऑल टाइम पीक किया हुआ है। ऑल टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर 5.5% बहुत ज्यादा होता है। 5.5% जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था, वो इसलिए बढ़ाया गया था कि आपकी महंगाई को कम किया जाए,
ऑल दो महंगाई आपकी तकरीबन 2.5% पे आ गई है और टारगेट 2% का अमेरिका का है। इस टाइम पे सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट नीचे करने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं किए। तो हुआ ये कि अब मैग्निफिसेंट सेवन से सारे वैल्यूएशन की बेस पे सारा पैसा रसल 2000 में आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इन कंपनीज को सिर्फ देखो तो इन्होंने अगर पिछले 5 साल के अंदर दुगना रेवेन्यू कर दिया या 3 गुना अपना प्रॉफिट जनरेट कर दिया, लेकिन इनके स्टॉक्स तकरीबन 5 गुना से लेकर 7 गुना तक परफॉर्म किए हैं। दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आपको तकरीबन उतना ही परफॉर्म करना चाहिए जितना आपकी अर्निंग्स ग्रो करी हो। तो वैल्यूएशन इतनी ज्यादा महंगी हो गई थी इन कंपनीज की कि जो इन्वेस्टर था, बड़ा इन्वेस्टर, उसने ये समझा कि अब हमें यहां से पैसा निकाल के एक ऐसी जगह पे पैसा पार्क करना चाहिए जहां पे हमें लगे ज्यादा इंक्रीज आए, और वो जो इंक्रीज था वो उनको छोटी स्मॉल कैप्स में नजर आ सकता था। तो मार्केट वॉच की अगर यहाँ पे आप देखो, सो दिस इज अगेन बैंक ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि हमें ये लगता है कि छोटी कंपनीज के अंदर ये जो कैपिटल गेन है या अर्निंग्स ग्रोथ है वो ज्यादा नजर आएगी, एंड द ट्रेंड शुड कंटिन्यू थ्रू 2025। यानी कि एस&पी स्मॉल कैप इंडेक्स 600 की बात करें, विदाउट दिस ऑप्टिमिज्म स्मॉल कैप्स लाइकली वोंट बी एबल टू मेंटेन देयर मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि वो दे वर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले फिजिकल ईयर 25 एंड 26 के अंदर लार्ज कैप जो है वो कम प्रॉफिट जनरेट करेंगी और स्मॉल कैप ज्यादा ग्रो करेंगी, तो लिहाजा इनकी परसेंटेज प्रॉफिट वाइज ज्यादा आना चाहिए। अच्छा, मैं यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि ओवरऑल इफ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे एक आई यूज जैक्स रिसर्च, इनके पास डाटा अवेलेबल होता है, और ये मैंने 3000 कंपनीज अमेरिका की यहाँ से पिक की हैं। और अगर आपको मैं डाटा यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूं, सो इसके अंदर आई हैव यूज्ड 12 मंथ ट्रेलिंग ईपीएस, यानी कि एक साल जो पिछले 12 महीने की ईपी अर्निंग्स पर शेयर है उसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है, और अगले जो एनालिस्ट हैं एक साल के बाद कितनी अर्निंग्स होंगी, इसमें इस साल का भी आ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जिनकी रिपोर्टिंग जो है वो तकरीबन 9 महीने पहले हुई है या 6 मंथ्स पहले हुई है, या फिर जो है कोई रिसेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक साल का एस्टिमेट है अर्निंग्स पर शेयर पे, और दूसरी वाला जो पॉइंट है ये है अर्निंग्स पर शेयर जो कि आपके 2 साल के बाद होगा, ठीक है ना। सो 2 साल का यहाँ पर प्रिडिक्शन की जा रही है कि अर्निंग्स पर शेयर कितना बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का भी मैंने ओवरऑल एक परसेंटेज लिख दिया है, जो कि पिछले साल की निस्बत कितना परफॉर्मेंस थी वो भी यहाँ पे मेंशन हुई है, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर जो है यहाँ पे मैंने एस्टिमेट भी बता दिया है। अच्छा, ओवरऑल जो रिजल्ट है वह यहाँ पे देख लेते हैं। पिछले जो 3000 टोटल 3000 कंपनीज है जिसका डाटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, उसके अंदर एक साल के अंदर तकरीबन 38% की सेल्स ग्रोथ हुई है, विच इज अमेजिंग। तो यहाँ पे देखें, कोविड के बाद से बहुत ज्यादा कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। जैसे कोविड गुजरा उसके बाद एक क्वांटिटेटिव ईजिंग की गई थी, प्रिंटिंग ऑफ मनी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने की थी, उसके बाद बड़ी तेजी से मार्केट ग्रो की, तो 38% सेल्स ग्रोथ थी, ठीक है। और 40% इस साल जो है अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ रही है, विच इज अगेन अमेजिंग। तो आप जहां पे इंटरेस्ट रेट देख रहे हो या टी बिल्स का रेट देख रहे हो जो कि 5% के पास अमेरिका का मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ग्रोथ का जो एस्टिमेट लगाया जाता है, ये ईपीएस 1 ईयर जो है मैंने ग्रोथ का यहाँ पे शो किया है, सो ये इस साल का बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, 7.4% है, विच इज वेरी लो, ठीक है। और जो दूसरे साल का है दैट इज अराउंड 30%। तो इसका मतलब ये है कि एनालिस्ट ने इस साल की जो प्रेडिक्शन निकाली थी वो इंटरेस्ट रेट के ही बिहाव पे निकाली थी कि इस साल शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, तो ये अर्निंग्स की हिट इस साल तो आएगी कुछ कंपनीज को, लेकिन अगले साल जब भी इंटरेस्ट रेट आपके नीचे जाएंगे तो ये कंपनीज ग्रो करेंगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर कंपनीज की ग्रोथ एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतने उस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी पिक करके आप पोर्टफोलियो में रखें और सुकून में रखें, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, नेस्डैक के अंदर 100 चले जाते हैं तो टोटल 100 कंपनीज का भी देख लेते हैं। इसमें आपकी मैग्निफिसेंट 7 भी आती हैं और इसके अलावा भी बाकी कंपनीज आती हैं। सेल्स का ग्रोथ पिछले एक साल के अंदर 12% है, जो स्मॉल कैप्स है उसमें ज्यादा ग्रोथ रही थी। अर्निंग्स पर शेयर इसमें अच्छे रहे, 36% जो है इन्होंने इंक्रीज किया है। एक साल की ग्रोथ जो है तकरीबन 10% है और 2 साल के बाद जो है तकरीबन 38% है, विच इज अगेन क्वाइट अमेजिंग। अच्छा, मैग्निफिसेंट 7 को देखा जाए तो इसके अंदर आपकी सेल्स ग्रोथ जो है एक साल के अंदर तकरीबन 28% रही है, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है। ईपीएस ग्रोथ जो है वो तकरीबन 96% रही है, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनी 96% कर रही थी, इसमें एक कंपनी एनवीडिया है जिसने बहुत ही जबरदस्त अपने प्रॉफिट जनरेट किए, जिसमें 49% उन्होंने
एक साल के अंदर ईपीएस की ग्रोथ हुई है, और 2 साल का, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 288% इनका इंक्रीज है, विच इज अगेन वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो कुछ कंपनीज का बहुत आउटस्टैंडिंग है, बाकियों का इतना अच्छा नहीं है। जैसे टेस्ला का देखा जाए तो यहाँ पे एक साल के बाद जो है उनका नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ नजर आ रही है, विच इज अ लिटिल बिट कंसर्निंग, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री इस टाइम जो है थोड़ा सिक्लिकल नेचर की है, तो सिक्लिकल्स में इनको हिट आई हुई है। तो ओवरऑल देखा गया है कि एक साल के बाद 12% की इंक्रीज है, एंड 2 साल के बाद जो है तकरीबन 36% का इंक्रीज इनमें भी एस्टिमेट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट आर द मेन थिंग टू कंसिडर, कि इंटरेस्ट रेट जो है सेंट्रल बैंक इस टाइम पे नीचे करे और इन कंपनीज में बूस्ट आए। ठीक है, चलिए गेटिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन, और यहां पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया जो है इंटरेस्ट रेट को जब नीचे कर रही थी, तो ये जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है, पावल जो है, उसने कह दिया कि भाई इंटरेस्ट रेट तो इस दफा नीचे नहीं होने, लेकिन हम जो सितंबर में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। Markets pretty much entirely expect a rate cut in September at this stage. I wonder if you think that's a reasonable expectation, and if so, why not just make the move today? Thank you. So, on September, let me say this. We have made no decisions about future meetings, and that includes the September meeting. The broad sense of the committee is that the economy is moving closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate. In that, we will be data dependent, but not data point dependent. So it will not be a question of responding specifically to one or two data releases. The question will be whether the totality of the data, the evolving outlook, and the balance of risks are consistent with rising confidence on inflation and maintaining a solid labor market. हालांकि जितनी भी कंपनीज, बड़े रिजर्व बैंक्स होते हैं, वो खुद बता देते हैं कि हम रेट कट कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जो कि हर सेंट्रल बैंक का काम है। तो इन्होंने नहीं दिया। अब इन्होंने नहीं दिया तो उसकी क्या वजह है, यहां पे अगेन मेजर चीज है, वो समझ लें। सेंट्रल बैंक्स कभी कभार हिंट्स खुद नहीं देती। उसकी वजह ये होती है कि दे वांट देयर करेंसी टू स्टेबलाइज। पूरी दुनिया, मतलब फेडरल रिजर्व बैंक को देख लें या गवर्नमेंट को देख लें, दे आर इन लव विद द डॉलर। ठीक है, दे आर नॉट इन लव विद द स्टॉक मार्केट। तो ये आप जेहन में रख लो, डॉलर की स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी मसला आएगा, अगर उसके लिए डॉलर स्टेबलाइज हो रहा है, डॉलर हिट नहीं हो रहा, तो वो डॉलर को स्ट्रेंथ होने देंगे। पूरी दुनिया के अंदर इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाते हैं, तो उनकी करेंसी, उस मुल्क की करेंसी थोड़ी थोड़ी नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो अमेरिका ने ये देखा कि भाई हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी कंसिडरेबली बेहतर है बाकी कंट्रीज के निस्बत। ठीक है, ये ज़हन में रखें कि बाकी कंट्रीज भी हिट ले रही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर थी, जो कि रिसेंटली हल्का 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हल्का हल्का से नीचे आना शुरू हुआ। तो अमेरिका ने ये समझा कि हम 1-2 महीने के लिए कम से कम अपने डॉलर को स्ट्रेंथ में रख लेते हैं, और ये कहते हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं करना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ऑल्दो डॉलर में थोड़ी बहुत हिट तो आई है, क्योंकि ग्रोथ आपकी स्लो हो रही थी, लेकिन ओवरऑल अभी 1-2 महीने के लिए हो सकता है डॉलर थोड़ा सा स्टेबल रहे या न्यूट्रल रहे। ठीक है, लेकिन उसकी हिट आ गई आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट आप नीचे करोगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब जो है अमेरिका एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहां पे उसने खर्चे जो करने हैं, वो खर्चे उसके अपने रेवेन्यूज या टैक्स से बहुत ज्यादा हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, वो लिया जाता है डेप्ट। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू है वो 3.3 ट्रिलियन इस साल का था, और अगर आप यहाँ पे खर्चे देखे जाए तो 4.5 बिलियन डॉलर के खर्चे थे अमेरिका के। अच्छा, अब ये जो 1.2 ट्रिलियन का जो एक्स्ट्रा खर्चा है, वो गवर्नमेंट कहां से पूरा करेगी? तो वो करती है अपने टी बिल से या बॉन्ड्स को लॉन्च करने से। जब भी बॉन्ड लॉन्च किया जाता है, तो सिंपल क्या है कि इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट खर्चे करती है, और खर्चे करने के बजाय अपने मुल्क को या इकोनॉमी को चलाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप देखो पिछले 20 सालों के अंदर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो के पास रखे हुए थे। तो जब भी कोई बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत, जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट छोटी सी होगी। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ओवरऑल जो इनके खर्चे हैं, इंटरेस्ट फॉर डेब्ट जो अगर आप देखा जाए, तो दिस इज अराउंड 13% सिर्फ ऑफ द टोटल खर्चा। क्यों क्यों कम था? क्योंकि आपने जितने भी बॉन्ड्स लॉन्च किए थे, टी बिल्स लॉन्च किए थे, वो बहुत कम रेट पे किए हुए थे। अगर आपको दोबारा से ये करना पड़े, यानी कि दोबारा से आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी पड़े, इस टाइम पे करेंगे, तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट
दोबारा से इन्वेस्टर को देना पड़ेगा, विच कैन बी हैजर्ड। और उससे क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट फॉर डेप्ट है वो यहाँ पे एक तेजी से बढ़ सकता है और आपका मुल्क अगेन खतरे में आ सकता है। चाहे मुल्क खतरे में आए या ना आए, लेकिन आपकी करेंसी डॉलर के ऊपर बहुत बुरी हिट होगी, ठीक है ना। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक चाह रहा था कि हमारा डॉलर कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा स्टेबल रहे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। दिस वाज द बेसिक रीजन कि आपने स्टेट यहां पे बात नहीं की, ताकि आप जो है किसी टाइम के अंदर अपने गोल्स को पूरा करो। और गोल्स क्या हैं कि पहले आप इन्फ्लेशन को, महंगाई को इंटरेस्ट रेट से ऊपर बढ़ा के कम कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऊपर करें तो क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होगी। जब इन्फ्लेशन कम होगी तो उससे आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता नीचे करोगे, ऐसे ही है। तो इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है। जब इकोनॉमी बूस्ट करेगी तो हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इन केस उनको पता है कि हालात ठीक ना हुए तो हम क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे करने के कुछ अरसे बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग कर देंगे। क्वांटिटेटिव ईजिंग करने का जो एक साइड इफेक्ट होता है वो आपकी इन्फ्लेशन की सूरत में होता है, महंगाई फिर से बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन चूंकि 1-1.5 साल से अमेरिका क्या कर रहा था, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन, महंगाई को बिल्कुल नीचे लाना चाह रहा था, उसके बाद ये इकदाम करना चाह रहा था। तो इसका अमल जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन उसकी हिट थोड़ी सी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने देखा कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट की बढ़ गई है और एकदम से मार्केट्स नीचे आ गए जब उनको पता लगा कि इंटरेस्ट रेट आप नीचे नहीं कर रहे। बट फ्रॉम सेंट्रल बैंक पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने आप को थोड़ा सेव करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, होगा क्या कि इंटरेस्ट रेट कम करने से या तो स्टॉक मार्केट आपकी बिजनेस दोबारा से ग्रो कर जाएंगे उसी टाइम ही, ठीक है, कुछ अरसे बाद कर जाएंगे, या फिर आपके अगर इकोनॉमी नहीं परफॉर्म करेगी तो कुछ अरसे बाद जब इंटरेस्ट रेट आप काफी नीचे ले आओगे तो आप क्वांटिटेटिव ईजिंग करके भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो दिस कुड बी अ विन सिचुएशन फॉर सेंट्रल बैंक, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट नीचे करने से अगर इकोनॉमी चल जाती है तो इन्वेस्टर्स भी फायदे में रह जाएंगे और आपका जो सेंट्रल बैंक है उनके लिए भी विन केस हो सकता है। तो ये दो सिचुएशन आपके यहाँ पे पैदा हो सकती हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात हम जहां पे मैंने किया, यहाँ पे मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाती है, अच्छा ये खैर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट के अंदर, उनको हमने डिटेल में बताया था कि आप लोगों को ये कैसे देखना है कि ओवरऑल मार्केट्स कैसे परफॉर्म करती है जब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट है। जब जब ये बैलेंस शीट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी तो आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके बाद परफॉर्म करने शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखें 2-3 महीने के बाद परफॉर्मेंस शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जब जब यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग की मार्केट भागी है। यहाँ पे देखें की तो मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर गई है, यहाँ पे की बड़ी तेजी से मार्केट ऊपर गई और कोविड के दौरान बहुत ज्यादा की गई। और यहाँ से आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट ने कितना तेजी से परफॉर्म किया। तो ओवरऑल देखें आप, क्वांटिटेटिव ईजिंग जब भी की जाएगी तो मार्केट्स परफॉर्म करती ही करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज को आप ये भी मद्देनजर रखो कि जब 2008 में पहली दफा क्वांटिटेटिव ईजिंग की गई थी तो उस टाइम पे मार्केट्स फिर भी 1-2 महीने नीचे आई थी, लेकिन जो आपके जितने भी बड़ी कंपनीज के सीईओ और सीएफओ हैं उनके अगर बाय सेल की रेशो देखी जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी। ये एक टूल है जो कि यूज किया जाता है कि ओवरऑल इनसाइडर बाइंग एंड सेलिंग की रेशो देखी जाए कैसे है। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो रेड कलर ज्यादा है, तो रेड कलर कभी भी सेलिंग का होता है। वो तो किसी भी टाइम किसी को पैसों की जरूरत है, किसी ने घर बनाना है, किसी ने गाड़ी खरीदनी है, तो वो सेलिंग कर सकता है। लेकिन बाइंग तभी सिर्फ की जाती है जब स्टॉक मार्केट आपको बहुत सस्ते रेट में मिले। तो यहाँ पे देखिए 2008 के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की इनको रेट मिला हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग की, और उस टाइम पे अगर आप देखो 1-2 महीने बाद चाहे मार्केट गिरी है, लेकिन इस टाइम से ही इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा था और जब जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई तभी इसमें इन्वेस्टमेंट आती है। ये है कोविड के टाइम के बाद, कोविड के टाइम पे भी काफी ज्यादा बाइंग की गई थी। हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अब हमें ये कैसे पता कि भाई इकोनॉमी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, द मेजर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आता है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेरे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि इट्स ऑल दोस इंडिकेटर जो आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपकी इकोनॉमी कहां जाने वाली है, ठीक है, आपकी जीडीपी क्या आएगी और उसका रिस्पॉन्स जो होता है, जीडीपी अच्छी रहेगी तो बिजनेस अच्छे रहेंगे, बिजनेस अच्छे रहेंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी। तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे नाम से आपको वाजे है, ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आता है, बिल्डिंग परमिट्स आते हैं, आपके सेंटीमेंट सर्वेज होते हैं कुछ, वो आते हैं। ये अमेरिका में किए जाते हैं, इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अगर मैं डिटेल में गया तो तकरीबन 30-40 मिनट्स, मुझे 1 घंटा लग सकता है
इसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर जब भी परफॉर्म करेंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करेगी, इकोनॉमी का भी पता लग सकता है कि ओवरऑल आपकी कहाँ पे जा रही है, और पॉलिसी डिसीजन भी इसी के ऊपर होती है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें, एक आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कहलाता है, जो कि आपका अमेरिका का बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। यहाँ पे देखें, जब जब ये ऊपर जाता है तो आपकी जीडीपी भी उसी तरीके से ग्रो करती है, और इसी के तरीके से अगर यहाँ पे भी देखो, ये पिछले 10 साल का है, यहाँ पे भी जैसे ही जैसे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही है, आपकी जीडीपी भी ऊपर जा रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे दिस इज माय चार्ट, और अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि जो मेरे फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये हमने एक्सेस भी दिया हुआ है कि दे कैन यूज दिस इंडेक्स, और ये ग्लोबल जीडीपी का, ग्लोबल लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ मैंने एक कंपैरिजन बनाया। सो जहां पे देखें ब्लू लाइन पहले से बता रही है, उसके बाद आपको पता लग रहा है कि जीडीपी भी उसी साइड पे जा रही है। सो दिस मीन्स कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको जीडीपी का बताते हैं कि कहां पे जा सकती है। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के बाद बहुत जबरदस्त आता है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन ओवरऑल समझने की बात यह है कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जहां जाएगा वहीं पे जीडीपी जाएगा। अच्छा, इसी का सारा जो स्कोर है मेरे पास यहाँ पे हमने कंपाइल किया हुआ है, बाकी बड़े कंट्रीज का भी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना का भी है हमारे पास, बाकी ग्लोबली भी हमने एक बिल्ड किया हुआ है। ये सारा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसका जो क्रक्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, विच आई विल शेयर हियर एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है अमेरिका की जीडीपी। तो जब जब आपकी देखें लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हैं, ब्लू लाइन ऊपर जाती है, तो जीडीपी वहां ऐसे ही ऊपर जाती है। जब लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको नीचे बताना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है जीडीपी आपकी कम आएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 2008 का जो क्राइसिस था, उससे पहले लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर आपके 2004 से नीचे आना शुरू हो गए थे। मैं रिपीट करता हूँ, 2004 से नीचे आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो आपकी जीडीपी भी उसी के साथ नीचे आ रही थी। रिसेंटली 1-2 महीने पहले जो है आपका लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आने वाला जीडीपी का नंबर होगा वो निस्बतन पिछली दफा से कम होगा, और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर ये नीचे जाता रहे लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो आपका जीडीपी भी साथ नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना नीचे जाएगा ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जो लेटेस्ट नंबर आपका जीडीपी का आया है वो दैट इज अराउंड 2.9%, विच इज अगेन नॉट अ बैड सिचुएशन। अगर आपको रिसेशन का लिटरल मीनिंग समझ आए, तो रिसेशन उसको कहा जाता है जब आपके 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर जीडीपी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो अभी पहली ही आपकी 2.9 पे है, तो दूसरी का इतना भी मसला नहीं है। ठीक है, ओवरऑल फिर भी आप पीछे यहाँ पे देखें, जब 2008 या 9 के पीरियड के पास चला था, एक तो नंबर 1 जीडीपी आप की पहले से नीचे आ रही थी। ठीक है, दूसरी बात यह कि उस टाइम पे आपकी जो जीडीपी, जब से स्टॉक मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई थी, तो राउंड अबाउट 2 जीडीपी थी। इस टाइम जो है आपकी 2.9 जीडीपी है, तो इसका मतलब है कि अभी भी देयर इज 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर, जिसमें अभी ये देखा जा सकता है कि आपके अगर लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे ज्यादा ना गए और यहीं से रिवाइज हो गए, तो फिर आपका ये इंपैक्ट अच्छा आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगेन स्टॉक मार्केट को भी आप देख सकते हो, तो स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल उसी तरीके से चलती है जैसे लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर चलता है। अभी लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको थोड़ा सा नीचे बता रहे हैं। इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता हूं कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपका कैसे ऊपर जा सकता है, जब आपकी सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज कॉरपोरेशंस के हक में होंगी। वो कैसे होंगी कि आप इंटरेस्ट रेट को नीचे कर दें, फिर उसका इंपैक्ट देखें कि आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे आ सकता है या नहीं। ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने इंटरेस्ट रेट को भी यहां पे शो कर दिया, तो अगर आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे इंटरेस्ट रेट 2008 के अंदर भी इंटरेस्ट रेट को नीचे जब किया गया था, और लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके बड़ी तेजी से नीचे आ रहे थे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मसले मसाइल भी थे। इस टाइम इतने मसले नहीं है जो कि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस के थे, उस पर हम किसी दिन और भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज, जब लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुए, आपकी स्टॉक मार्केट उसी टाइम से ऊपर जाना शुरू हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखें, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नीचे आए, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑल्दो नीचे आ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट पिछली दफा की निस्बत बहुत ज्यादा ऊपर नहीं थे। तो जैसे ये थोड़ा सा नीचे आया, आपकी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करना शुरू होगी, इकोनॉमी रिकवर कर गई। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि अभी आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट नीचे करने से आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जाएंगे या नहीं। अगर तो ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके ऊपर चले जाते हैं, दिस मीन्स कि आप बेनिफिट में रहोगे, आपकी इकोनॉमी भी स्टेबलाइज हो जाएगी और आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे जाते रहे, इंटरेस्ट रेट भी नीचे करने से उसका इंपैक्ट ना आए, तो कुछ अरसे आपको नजर आएगा कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा रैली नहीं करेंगी,
थोड़ा सा डिक्लाइन फेज में रहेंगी या न्यूट्रल रहेंगी या थोड़ी सी हिट लेंगी या स्मॉल कैप्स के अंदर ज़्यादा पैसा थोड़ा सा जाना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ होगी। और जब तक क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं की जाएगी तो एक बड़ी ज़बरदस्त मार्केट में रैली आपको नज़र नहीं आएगी। इन और ये भी चीज़ आप ज़हन में रखो जो हमने पहले बात की कि अमेरिका जो है वो अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग किए बगैर काम नहीं चला सकता अपना, उसको ये चीज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने किसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए उसको कर्जा उठाना है और कर्जा टी बिल्स और बॉन्ड से उठाया जाता है और इतने इंटरेस्ट रेट जो इतना ऊपर है इंटरेस्ट रेट, इस पे वो कर्जा नहीं उठा सकती क्योंकि फिर आपको इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको पहले इंटरेस्ट रेट खुद से कम करने पड़ेंगे। तो सेंट्रल बैंक ने जो कोशिश की थी कि अपने इन्फ्लेशन को कायम रखे, वो उसने अच्छे तरीके से अमल कर लिया है, जिसकी बेस के ऊपर अब इन्फ्लेशन आपके अच्छे रेट्स पे है, स्टॉक मार्केट में भी रैली हो चुकी हुई है। इंटरेस्ट रेट नीचे करने से आपको अगर अच्छा इम्पैक्ट मिल गया इकोनॉमी से तो आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको नीचे करने से इम्पैक्ट ना मिले तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव ईजिंग। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? अगेन दीज फैक्टर्स, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड जीडीपी, कि वो आपकी आने वाले वक्त में कैसे ही रहती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मूविंग ऑन टुवर्ड्स एक और थ्योरी है मार्केट में जो ये कहा जा रहा है कि जापान जो है वो उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक टर्मोइल आ गया, एक मसला आ गया। तो पहले तो ये समझ लें कि जापान जैसे कंट्रीज के अंदर ये कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इतना पैसा इसमें आ रहा है। अच्छा खैर, बाय द वे यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये सारी चीजें हमें मेरे स्टूडेंट्स फंडामेंटल्स और कैपिटल मार्केट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता था, क्योंकि हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसीज को बहुत डीपली स्टडी करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ये एक फॉरेक्स कंडीशनिंग स्कोर है, इसके अलावा भी हम स्कोर बहुत ज़्यादा स्कोर्स पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक्स की जो पूरी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कौन सी कंट्री क्या काम करी है। तो अगर यूएसए की बात की जाए तो अगर मैं पिछला महीने का आपको दिखाता हूँ, जुलाई के पीरियड को दिखाते हैं, तो तकरीबन सिर्फ 12 पॉजिटिव फैक्टर्स थे और 21 नेगेटिव थे। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अमेरिका के करेंसी के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा थे। इसी तरीके से आप बाकी करेंसीज भी सारी की सारी नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे थी। जैसे यूरो को देखा जाए 23 रेड ग्रीन थे, 22 रेड थे। इस महीने भी काफ़ी ज़्यादा रेड आ चुके हैं। पाउंड को देखा जाए तो सेम कहानी है, 11 ग्रीन थे, 22 रेड थे। अगेन न्यूजीलैंड डॉलर को दिखा दूं तो 5 ग्रीन थे, 7 रेड थे। सिर्फ एक वाहिद जब जापानीज येन था जिसके सारे फैक्टर्स 13 ग्रीन एंड 9 रेड थे। उसका मतलब है कि ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए बाकी करेंसीज के निस्बत जापानीज येन के अंदर जान आ रही थी, थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा था। यही चीज सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया और बढ़ाने से क्या हुआ, पूरी दुनिया का जो पैसा था करेंसीज का था वो वहां पे जापान के अंदर जाना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, भाई इंटरेस्ट रेट तो बाकी कंट्रीज भी बढ़ाते, तो फिर इनका क्या मसला है, यहां पे पैसा क्यों आया? तो यहां पे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कैरी ट्रेड। ठीक है, सो कैरी ट्रेड क्या कहते हैं या हॉट मनी किस चीज को कहा जाता है? कैरी ट्रेड इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, ये क्या करते हैं कि अपना पैसा एक ऐसी कंट्री से पैसा उठाते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम हो और एक ऐसे कंट्रीज के अंदर जाके सिर्फ बैंकों में पैसे रख देते हैं जहां पे उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। यानी कि सिंपल क्या किया, एक ऐसा कंट्री जहां पे 0% इंटरेस्ट रेट है वहां से पैसा लिया और एक ऐसे कंट्री जहां पे 4% लेट्स सपोज या 5% कह लें, 5% इंटरेस्ट रेट है वहां पे जाके बैंक्स के अंदर पैसा लिया, विदाउट कुछ किए एक साल के अंदर आपने 5% पैसे बना लिए। तो जापान जो है पिछले कई 10 साल से उनका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था, यानी कि आप बड़े आराम से बैंक से पैसे ले सकते हो और किसी भी कंट्री में जाके सिर्फ पैसे रख सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ऑल्दो क्योंकि यहाँ पे जापान की इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो ओवरऑल जब भी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती हैं या रिस्क ऑन करेंसीज एसेट्स क्लासेस परफॉर्म कर रही होती है तो जापानीज येन के अंदर प्रेशर रहता है। ठीक है, और बाकी करेंसीज अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो समझने वाली बात ये, एस्टिमेट हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि लेट्स सपोज और जेपीवाई में हमने इन्वेस्टमेंट की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5% इंटरेस्ट रेट पे है और जापान 0% इंटरेस्ट रेट पे। तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ये समझता है कि अगर और जेपीवाई एक ही रेट में रहे एक साल तक तो उनको सिंपल 5% मिलेगा, और अगर ये थोड़ा सा और जेपीवाई ऊपर भी चला जाएगा तो खैर और ऊपर जाने से भी उनको फायदा होगा। अगर ये नीचे आएगा तो फिर लॉस होगा। तो ये नीचे कब आएगा, जब आपके जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और सिर्फ एक कंट्री जिसका सबसे कम इंटरेस्ट रेट है वो हल्के से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। ये जो सारा पैसा एक छोटे कंट्री से जहां इंटरेस्ट रेट कम है, छोटा कंट्री तो नहीं मतलब ऐसा कंट्री जो इंटरेस्ट रेट कम है, और बड़े ऐसे कंट्री में जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो,
इस पैसे को जो यूज किया जाता है इसको कहते हैं कैरी ट्रेड, और जो पैसा आता है उसको कहते हैं हॉट मनी। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। लेकिन जैसे ही जापानीज येन आपने देखा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसके अंदर पैसा आ गया, तो फिर जो आपकी जापान की निकी 225 की स्टॉक मार्केट है वो बड़ी तेजी से क्रैश कर गई। क्यों क्रैश कर गई, यहां पे समझना ये जरूरी है कि जो निकी 225 है इसके अंदर ज्यादातर एक्सपोर्ट कंपनीज लिस्टेड हैं। तो जब भी आपकी करेंसी, जापान की करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो एक्सपोर्ट कंपनीज को बहुत शदीद नुकसान होगा। तो इसी वजह से स्टॉक मार्केट उनकी बड़ी तेजी से नीचे गिरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जापान के अंदर से, जापान के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पूरी दुनिया के अंदर इंपैक्ट आ गया। हाँ, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बहुत अरसे से जो जापान के अंदर से जापानीज येन से पैसे निकाले हुए थे या जापान से इंटरेस्ट लेते थे, अब वो दोबारा पैसे वापस डाल रहे हैं इस फियर में कि क्योंकि जापानीज येन बहुत अरसे से बहुत ज्यादा गिर चुकी हुई थी, अब बहुत तेजी से अप्रिशिएट करेगी। यही चीज हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत जबरदस्त बेनिफिट उठाया और दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के फेजेस भी पास हुए हैं। प्रॉप फर्म्स, जो लोग इस चीज से को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉप फर्म्स क्या होती है, तो उनके प्रॉप फर्म चैलेंजेस पास किए हैं, सेवरल थाउजेंड ऑफ डॉलर्स बने हैं। सो ये अगेन मैं किसी वीडियो में कभी आपको दिखाऊंगा कि ये चीज अगर आपको फाइनेंशियली पता हो कि कौन कौन सी कंपनीज कैसे परफॉर्म करती हैं, करेंसीज कैसे परफॉर्म करती हैं, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अच्छा, ये टूल हम स्टूडेंट्स को देते हैं जो कि हमारे इसके जो हमारे ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जुलाई के अंदर जापानीज येन के अंदर पावर आ सकती थी। ठीक है, और ये हमें बता रहा है कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस इसके बाद अगर फंडामेंटली एक करेंसी स्ट्रांग है और आपके सीजनल्स अलाइन है तो बड़ा जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक सेशन मैंने किया था, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है लाइव सेशन, और ये मैंने पब्लिक के साथ किया था, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अवेलेबल हैं और बाकी भी जो हमारी समाज की कम्युनिटी है। तो मैंने यहाँ पे सेशन में कहा था कि जापानीज येन में स्ट्रेंथ आ रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है, किसी भी टाइम ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है। और ऐसे ही हुआ, जुलाई के अंदर सीजनल्स भी थे, फंडामेंटल्स भी थे, और मार्केट बड़ी जबरदस्त परफॉर्म की। और यहाँ पे अगर आपको टूल्स नजर आ रही हैं, टूल्स भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जापानीज येन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब करेंसी सेल वाली साइड पे हैं और सिर्फ जापानीज येन जो है वो सिर्फ आपकी बाई कैटेगरी में आपको नजर आ रहा है। सो ये सारी चीजों को आपको समझना चाहिए कि ओवरऑल आपकी मार्केट्स कहाँ जा सकती है। अच्छा, खैर ये अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगेन वी हैव अ रेटिंग ऑफ 4.9 ऑन सरमाया कम्युनिटी। 3000 प्लस स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, तकरीबन 1800 लोगों 1700 लोगों ने रिव्यूज दे दिए हमें। इतने जबरदस्त रिव्यूज उस कंट्री के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, इट्स रिमार्केबल। तो अगेन थोड़ा सा आप समझने के लिए हमने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट भी किया है। एक लर्न टू अर्न सीरीज हमने सरमाया के ऊपर स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर किसी का 100% रिटर्न है, किसी के 90% ग्लोबली रिटर्न है। कुछ स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने 1.5 करोड़ पे बनाया हुआ है, $24,000 बनाया, पर मंथ तकरीबन $5,000 बनाए। ये अचीवेबल है, ये जेन में रखें। ये कई स्टूडेंट्स, मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके 4 करोड़ पे 5 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने 100% गेन किया है। तो एक साल के अंदर 5 करोड़ पे भी बना लेना, जो कि पाकिस्तान की मार्केट बहुत जबरदस्त परफॉर्म की है, इट्स रिमार्केबल, इट्स अचीवेबल हो सकता है अगर आपको मार्केट की सही समझ हो। तो यहाँ पे आप ये सीरीज भी देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि ओवरऑल अगर आप मार्केट्स की कंडीशंस देखें तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 1-2 महीने से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो है वो खुद से जानबूझ के इंटरेस्ट रेट को नीचे इसलिए नहीं कर रही थी कि वो चाहती थी कि इन्फ्लेशन हमारी नीचे आएगी, फिर हम इंटरेस्ट रेट को नीचे करेंगे, और अगर हमें लोन दोबारा से क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी पड़ती है तो हम इंटरेस्ट रेट को नीचे कई अरसे के बाद करके फिर इस तरह क्वांटिटेटिव ईजिंग करके मार्केट्स को उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट नीचे करने से ही लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर चले जाएं, जैसे कि 2018 के पीरियड के अंदर आपने देखा था। ठीक है, सो ओवरऑल अब ये देखना होगा कि आपका जो ये फैक्टर है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आगे जाकर कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, और इससे आपकी मार्केट्स के अंदर कहां पर पैसा आएगा, जो कि 31 जुलाई से पहले पहले मैग्निफिसेंट 7 की कंपनी से पैसा उठ के रसल 2000 की कंपनीज में आ रहा था पैसा, वो एकदम से स्टेटमेंट के बाद नीचे गिर गया। अब आने वाले वक्त में जब इंटरेस्ट रेट कम किए जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि रिस्पांस आपका कैसा रहता है। चलिए जी, आई होप ये आप लोगों को वीडियोस पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हाँ, मेरी तरफ के सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।